अब हम देखते हैं इस वीडियो के अंदर के सार्कोलेमा क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है और ट्रांसवर्स टिब्यूल्स यानी कि टी टिब्यूल्स क्या होती है और ट्रायड कैसे बनता है। तो ये सारी चीज़ें सबसे पहली बात तो फेसिकल के अंदर हो रही है, दैट इज़ एक मसल फाइबर के अंदर ये सारी चीज़ें आपको दिख सकती हैं। अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो ये एक डायग्राम है हमारा फेसिकल का, दैट इज़ एक मसल फाइबर का है और इसके अंदर कुछ इस टाइप के न्यूमरस जो है मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट है, जिनके ऊपर हमारे पास थिक फिलामेंट भी है और थिन फिलामेंट भी है। अब अगर इस वेसिकल को बाहर से देखें तो इसके ऊपर जो लेयर है उसको हम लोग कहते हैं सार्कोलेमा। इसके अंदर जो हमारे पास पूरा फ्लूइड भरा हुआ है दैट इज व्हाट वी कॉल सार्कोप्लाज्मा, और बीच बीच में हमारे पास जस्ट लाइक सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता था, यहाँ पर हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा कैल्शियम का स्टोर हाउस है, इसके अंदर बहुत सारे कैल्शियम आयंस भरे हुए हैं। इस सार्कोलेमा के ऊपर ही हमारे पास इस मसल फाइबर का न्यूक्लियस है और अंदर की तरफ हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया भी है टू प्रोवाइड एनर्जी एज वेल एज एटीपी। हमें पता है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है तो हमें एटीपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उसका हाइड्रोलाइज होके और वही मायोसिन पे बाइंड करता है, तो ये एटीपी हमारा इस माइटोकॉन्ड्रिया से आता है। थिन और थिक फिलामेंट्स का ही कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ये एटीपी जो है, अगर हम इसे कलर चेंज करके बनाएं तो ये जो एटीपी है ये पर्टिकुलरली भी आके इस पे एक्ट करेगा। इसमें से निकलने वाले यहाँ से जो कैल्शियम आयंस निकलेंगे वो भी पर्टिकुलरली जाके इसी पे एक्ट करेंगे। इस डायग्राम में जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ट्रायड। हम लोगों ने जो पिछले डायग्राम में सार्कोलेमा देखी थी, उस सार्कोलेमा के अंदर बीच बीच में इन्वेजिनेशंस होते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में यहाँ पर दिखा रखे हैं। इस इन्वेजिनेशन को एक्चुअली ये जो पूरा इन्वेजिनेशन हो रखा है इसे हम कहते हैं टी टिब्यूल। तो ये जो इन्वेजिनेशन है सार्कोलेमा के अंदर इसे हम कहते हैं टी टिब्यूल। साइड में हमारे पास इस टी टिब्यूल के दोनों साइड पे एक एक हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी प्रेजेंट होते हैं। अब जो बेसिकली हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज वेल एज जो सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी है, इनके पास कुछ चैनल्स होते हैं। एक हमारे पास होता है कैल्शियम एटीपेस और एक हमारे पास होता है कैल्शियम रिलीज चैनल्स। उसी तरीके से हमारे इस टी ट्यूब्यूल के अंदर भी कुछ चैनल्स होते हैं। इन चैनल्स को हम लोग कहते हैं कैल्शियम वोल्टेज चैनल्स। अब इसका फंक्शन समझते हैं कि इसका पूरे का ट्रायड का यूज क्या है। तो एक्चुअली क्या होता है, जब पूरे इस मसल के ऊपर जब कोई भी सिग्नल आता है तो वो इस पर्टिकुलरली मसल फाइबर पे आता है। अभी जो मसल फाइबर है इस पे से सिग्नल पूरी सार्कोलेमा पे ट्रेवल करता है। अब जहाँ पर भी बीच में ट्रायड आता है तो इस ट्रायड के अंदर ही मसल का सिग्नल पहुँच जाता है, जो भी है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो इस मसल के ट्रायड में घुस जाता है और फिर उससे बाहर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही इसके अंदर घुसता है तो हमारे पास यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एसिटाइल कोलाइन। हमें पता है ये न्यूरोट्रांसमीटर है या फिर न्यूरो स्टिमुलेटर है। तो ये क्या करते हैं, बेसिकली ये न्यूरोट्रांसमीटर जाके इस चैनल पे बाइंड कर जाते हैं। अब इन्हें हम लोगों ने क्या नाम दिया था, इन्हें हमने दिया था कैल्शियम वोल्टेज चैनल्स। ये कैल्शियम वोल्टेज चैनल्स जो है वो फर्दर इस दैट इज द कैल्शियम रिलीज चैनल्स, इनमें कुछ चेंजेस लाते हैं जिससे कि इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लूमेन से सारे कैल्शियम आयंस जो हैं वो अंदर सार्कोप्लाज्मा के अंदर चले जाते हैं। अगर हम बात करें इनएक्टिव स्टेट की, तो इनएक्टिव स्टेट में जो कैल्शियम वोल्टेज चैनल्स हैं ये बेसिकली इन कैल्शियम रिलीजिंग चैनल्स को बंद किए हुए हैं। मतलब कि एक कैल्शियम रिलीजिंग चैनल्स के आसपास बहुत सारे कैल्शियम वोल्टेज चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि इनएक्टिव होता है, ये क्लोज होता है। लेकिन जैसे ही कोई मैसेज आएगा तो ये ओपन हो जाएगा और इसमें से कैल्शियम आयंस जो है वो रिलीज हो जाएंगे। अब जब मसल पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसका फंक्शन खत्म हो गया, तो उस टाइम पे उन कैल्शियम आयंस को वापस भी अंदर लाना जरूरी है। तो वो बेसिकली ये करते हैं, दीज आर योर कैल्शियम एटीपेस पंप। तो बेसिकली एटीपी का यूज करके एक्टिवली कैल्शियम को बाहर से अंदर लेके आते हैं। तो क्योंकि ये तीन है और इनका पूरा एक जो है मिला हुआ फंक्शन है, जिसे हम कहें पूरा एक तरीके से कोऑर्डिनेशन में चल रहा है इनका फंक्शन, तो इसलिए हम इसे कहते हैं ट्रायड। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मसल प्रोटीन्स की।
तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कि मसल प्रोटीन्स का यूज़ क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये, जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उस कॉन्ट्रैक्शन को करवाने के लिए फोर्स जनरेट करना होगा। वो फोर्स बेसिकली मसल प्रोटीन से ही आता है। दूसरा ये कि पूरे इस प्रोसेस को स्विच ऑन करना या फिर स्विच ऑफ करना, वो भी इन मसल प्रोटीन्स के हाथ में होता है। और तीसरा ये कि मसल प्रोटीन्स ही है जो कि पूरी मसल को ओवरऑल इलास्टिसिटी पहुंचाते हैं, उसके बाद उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं और साथ साथ में उन्हें सपोर्ट देते हैं। तो ये हमारे कुछ मसल प्रोटीन्स के फंक्शन है। अब जो फर्स्ट फंक्शन है, इन्हें जो परफॉर्म करता है उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने का जो काम होता है इस प्रोसेस को, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के, उनको हम लोग कहते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन्स, जो ये करवाता है। ये हमारे सेकेंड टाइप के प्रोटीन्स हो गए। और थर्ड, इलास्टिसिटी, स्ट्रक्चर और सपोर्ट को मेंटेन करने के लिए जो प्रोटीन्स होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स क्या करेंगे, ओवरऑल एक्टिन मायोसिन के फिलामेंट्स को अपनी पोजीशन पे रखेंगे, उन्हें इलास्टिक बनाएंगे। सो दीज ऑल थिंग्स आर डन बाय दी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। अब क्योंकि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, रेगुलेटरी प्रोटीन्स और स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स एक साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, तो हमें इन तीनों के बहुत सारे टाइप्स पढ़ने हैं, जितने भी हैं इनके, और साथ साथ में हम इनके फंक्शंस को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स को। तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स जो कि हमारे फोर्स को जनरेट करते हैं ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये हमें पता है बहुत सिंपली कि हमारे पास दो टाइप के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और वो कौन से होते हैं। एक हमारे पास होता है एक्टिन, जिसे हम लोग थिन फिलामेंट कहते हैं, और एक जो थिन फिलामेंट बनाता है, और एक हमारे पास होता है मायोसिन, जो कि थिक फिलामेंट बनाता है। तो एक्टिन और मायोसिन हमारे दो हो गए। अब इनमें इन दोनों को देखते हैं। तो जो बेसिकली मायोसिन है उसके अंदर एक टेल होगी, उसके साथ हमारे पास दो हेड्स होंगे इस टेल के। इन हेड्स के ऊपर एक तो एटीपी बाइंडिंग साइट होगी और एक हमारे पास होंगी एक्टिन बाइंडिंग साइट्स। यानी कि मायोसिन खुद उठ के और एक्टिन पे जाके बाइंड करेंगे इनकी एक्टिन बाइंडिंग साइट से। कब? जब इन पे एटीपी आके बाइंड करेगा इनकी एटीपी बाइंडिंग साइट्स पे। एक्टिन की बात करते हैं तो एक्टिन जो है वो एक थिन फिलामेंट है। इंडिविजुअल जो यूनिट्स है उन्हें हम कहते हैं ग्लोबुलर एक्टिन, जिन्हें हम कहते हैं जी एक्टिन, और ये जो पूरा फिलामेंट बनाते हैं उसे हम कहते हैं एफ एक्टिन, यानी कि फिलामेंटस एक्टिन। अब ये जो है आपस में ऐसे कुछ कॉइल्ड है एक्टिन के फिलामेंट्स। इसके अंदर हमारे पास बीच बीच में कुछ प्रोटीन्स हैं, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और इसके ऊपर एक लंबी सी स्ट्रिंग चलती है दूसरे टाइप के प्रोटीन की, वो भी हम लोग देखेंगे हमारे रेगुलेटरी प्रोटीन्स के अंदर। तो ये हमारा एक्टिन हो गया जिसपे मायोसिन बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होती हैं। और एक्चुअली मूव कौन करता है पूरे प्रोसेस में, तो ये एक्टिन फिलामेंट्स ही हैं जो मूव करते हैं। मायोसिन फिलामेंट्स मूव नहीं करते, मायोसिन फिलामेंट्स एक्टिन फिलामेंट्स को मूव करवाते हैं। अब बात करते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन्स की, सेकेंड टाइप ऑफ प्रोटीन्स। ये क्या करते हैं, पूरे प्रोसेस को या तो स्विच ऑन करेंगे या फिर स्विच ऑफ करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रोपोमायोसिन। तो ट्रोपोमायोसिन एक्चुअली क्या करता है, ये वो एक लंबा सा फिलामेंट होता है जो कि पूरे एक्टिन के ऊपर चलता है। ये बेसिकली एक्टिन की साइट्स जो होती है उन्हें कवर करके रखता है, उन्हें एक्सपोज नहीं करता है, अंडर सर्टेन कंडीशंस ही करेगा। तो ये बेसिकली मायोसिन को एक्टिन से बाइंड होने के लिए रोकता है। ट्रोपोनिन वो प्रोटीन्स होंगे जो कि छोटे छोटे प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे अलोंग द एंटायर लेंथ। जब इन पे कैल्शियम आयंस आएंगे तो ये ट्रोपोनिन इस ट्रोपोमायोसिन को शिफ्ट कर देंगे, जिससे कि एक्टिन की बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो जाएगी और इस पे आके मायोसिन जो है वो इजीली बाइंड कर जाएगा मायोसिन का हेड।